सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन कह सकते हो, या सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन कह सकते हो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, देखो सब्जेक्ट का मतलब बता देता हूँ, मतलब समझ लोगे तो बाकी चीजें भी आसान हो जाएगी। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन या फिर सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन, दोनों में से कुछ भी बोलो, दो चीजें निकलती है। एक तो निकलता है सिस्टम एनालिसिस और दूसरा निकलता है सिस्टम डिजाइन। ठीक है, अब देखो हम कोई भी टास्क करते हैं तो उसको सेवरल पार्ट्स के अंदर तोड़ के और फिर उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, यही करते हैं। भाई आपको कोई काम करना है तो आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे, उस स्टेप्स को अगर बिल्कुल सीक्वेंसली फॉलो करोगे, ऑर्डरली फॉलो करोगे और वेल मैनर्ड के अंदर फॉलो करोगे तो क्या होगा, आपका वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा और जो रिजल्टिंग आउटपुट आपको चाहिए, जो गोल है आपका, वो आपका अचीव हो जाएगा। सिंपल चीज चीज है। तो सेम चीज यहाँ पे है। इस टॉपिक या इस टर्म का मतलब यह है कि जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं या जो सिस्टम्स बनते हैं, चाहे वो मैन मेड सिस्टम हो या अडेप्टिव सिस्टम हो या प्रोडक्टिव सिस्टम हो, ठीक है, मतलब जितने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनती है, कुछ भी बनता है, तो वो क्या होता है, कुछ फेजेस से होके गुजरता है। ठीक है, अब उसके अंदर बहुत सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बहुत सारी बाकी चीजों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। लाइक कुछ लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ टीम्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके अलावा एक एनालिसिस्ट टर्म होती है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके अलावा कुछ प्लानिंग्स होती है, ठीक है, डिजाइनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो सिस्टम डिजाइन का मतलब क्या है, देखो सिस्टम डिजाइन का सिंपली क्या मतलब है, किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या सिस्टम, कुछ भी कह सकते हो, उसको बनाना। ठीक है, उसको बनाने के अंदर कौन कौन से फेजेस आ गए आपके, कौन कौन से फेजेस आ गए, उसकी प्लानिंग आ गई, ठीक है, उसका डिजाइन आ गया, उसका डेवलपमेंट आ गया, उसका मेंटेनेंस आ गया, ठीक है, फीडबैक आ गया, उसके अंदर सब कुछ आ गया। एनालिसिस के अंदर क्या आता है, एनालिसिस के अंदर क्या आता है, वो डिजाइन के अंदर क्या आता है, एक तो आपका डिजाइन खुद, ठीक है, एक डेवलपमेंट, एक इम्प्लीमेंटेशन, एक आता है आपका मेंटेनेंस। ठीक है, अब सारे स्टेप्स तो इसमें आ गए, अब एनालिसिस में क्या बच गया, ये दो चीजें, फीजिबिलिटी और एनालिसिस। देखो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनता है मार्केट में, जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर बनता है तो पहले चेक किया जाता है बनाने से पहले कि क्या इससे रिलेटेड कुछ है मार्केट में, या ऐसा कुछ है जिससे हम कुछ आइडिया ले सकें। यही करते हैं अपन लोग। फिर उसके बारे में अगर कुछ नहीं मिलता है तो हम उस पर और स्टडी करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे, क्या क्या टर्म्स लगेगी, और हमको किन किन चीजों की जरूरत होगी, कैसे लोगों की जरूरत होगी काम करने के लिए। जैसा प्रोजेक्ट बनाओगे वैसे लोग भी तो चाहिए होंगे ना। ठीक है, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी वो सब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, वो सब आता है फीजिबिलिटी और एनालिसिस के अंदर, फीजिबिलिटी स्टडी और एनालिसिस के अंदर आती है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी सैड की टर्म। ठीक है, सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डेवलपमेंट बोल सकते हो, सैड बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। अब एक टर्म होती है एनालिसिस, एनालिस्ट। एनालिस्ट क्या होता है, हर कंपनी में मिल जाएगा, दो इन लोगों की कंपनी है ना, उसमें भी एक एनालिसिस्ट होता है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मंथन करने वाला, सोचने वाला, समझ रहे हो, हर चीज को मैनेज करने वाला, मतलब वो ऑलराउंडर है, राहुल द्रविड़ की जैसे, है ना, वो ऑलराउंडर है, वो सारे काम करेगा। ठीक है, टेस्ट भी खेलेगा, वनडे भी खेलेगा, स्लो भी खेलेगा, सारे काम करेगा वो। ठीक है, तो एनालिसिस्ट का भी कंपनी में यही काम होता है, सारे काम करता है। ठीक है, वो टीम भी मैनेज करेगा, वो प्रोजेक्ट भी मैनेज करेगा, बॉस को क्या जवाब देना है वही मैनेज करेगा, क्लाइंट को क्या समझाना है वही मैनेज करेगा। आता उसको कुछ नहीं है। ठीक है, आता उसको कुछ नहीं है, ना उसको प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है, ना उसको टेक्निकल नॉलेज ज्यादा है। ठीक है, तो उसको थोड़ी थोड़ी सारी नॉलेज है, इसलिए वो सब जो लोगों को समझा सकता है। अब एनालिसिस्ट के रोल कौन कौन से हैं? देखो, एज एन पॉलिटिकल पर्सन वो काम करता है। ठीक है, टीम लीडर के तौर पे वो काम करता है, एचआर के तौर पे वो काम करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारे रोल है जो एनालिसिस जो होता है प्ले करता है एक कंपनी के अंदर। जैसे पॉलिटिकल लीडर का रोल क्यों प्ले करता है, कंपनी के अंदर अगर 5 लोग हैं और 2 लोगों की आपस में बनती नहीं है, तो वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे का काम भी नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो उन लोगों को कैसे मनाना है, उनके बीच में लाइजनिंग कैसे बिठानी है,
किस तरीके से उनको काम देना है कि उनके बिना काम नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो वो सारी चीजें वो करेगा। ठीक है, तो एज एन पॉलिटिकल लीडर वो काम करेगा। ठीक है, पॉलिटिकल पर्सन वो काम करेगा, टीम लीडर की तरह क्यों काम करेगा, प्रोजेक्ट जिस तरीके का है उसकी जो टीम है उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। उसके अलावा एचआर का क्या काम करेगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, लाइक क्लाइंट से रिलेटेड जो भी काम है, क्लाइंट को क्या डॉक्यूमेंटेशन देनी है, ठीक है, जो भी चीजें है वो सारी चीजें कौन मैनेज करेगा, एनालिसिस्ट मैनेज करेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर आपके एक टॉपिक है, कोई कुछ कह रहा है, एसडीएलसी। ठीक है, एसडीएलसी एक टॉपिक है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोल सकते हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोल सकते हो। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी। अब देखो ये क्या है, नाम से पता चल रहा है किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स हमको फॉलो करनी है वो स्टेप्स हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो स्टेप्स मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से स्टेप्स है, यहाँ पे है आपके सामने। एनालिसिस, फिजिबिलिटी एनालिसिस, फिर डिजाइन, ठीक है, फिर डेवलपमेंट, फिर इम्प्लीमेंट टेस्टिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसके बाद में मेंटेनेंस। ठीक है, ये स्टेप्स है, फिक्स स्टेप्स है। और बहुत सारे मॉडल मिलेंगे, हर एक प्रोजेक्ट को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट को बहुत सारे तरीकों से बना सकते हो। ठीक है, तो वो तरीके भी यहाँ हैं, लेकिन उन तरीकों के अंदर भी सेम स्टेप्स है, सेम स्टेप्स है, सेम स्टेप्स आपको रिपीट करनी है, बस काम करने का तरीका होगा वो अलग होगा सबका। ठीक है, कोई रिकर्जन में काम करता है, कोई नॉन रिकर्जन के अंदर काम करता है, मतलब कि सेल्फ लूप के अंदर चलता रहता है, खुद से एक बार चल गया तो फिर हम दोबारा पीछे वाले स्टेप पे आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो हर एक मॉडल का अपना एक ओवरव्यू है अलग से। ठीक है, तो सेट ये अपना एसडीएलसी क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स हमको फॉलो करनी है ना, वो एसडीएलसी है। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, उसके गोल को अचीव करने के लिए, जो उसका रिजल्टिंग गोल है उसको अचीव करने के लिए जो स्टेप्स हमको फॉलो करने की पड़ेगी वो एसडीएलसी है। ठीक है, नहीं, क्यों?
अब देखो एसडीएलसी के अपन बात कर रहे थे, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। वो स्टेप्स कौन कौन सी होती है वो देख लो एक बार। हर एक स्टेप को अपन ब्रीफ में समझेंगे, ठीक है। जैसे फीजिबिलिटी स्टडी है, एनालिसिस है, तो सबसे मेन जो टॉपिक है वो यही है, फीजिबिलिटी स्टडी और एनालिसिस। क्योंकि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या बनानी होती है, डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, सीएफडी, फ्लो चार्ट, जिसको आप फ्लो चार्ट बोलते हो, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो बहुत सारी चीजें बनाते हैं ना, एल्गोरिदम लिखते हैं, ठीक है। तो पहली जो स्टेप आती है वो आती है आपकी फीजिबिलिटी स्टडी, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप आती है आपकी एनालिसिस। थर्ड स्टेप क्या आती है, डिजाइन, ठीक है। फोर्थ स्टेप डेवलपमेंट। टेस्टिंग जो होती है वो डिजाइनिंग के बाद आती है, डेवलपमेंट के बाद आती है, डेवलपमेंट के बाद आती है, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप क्या आती है अपनी, इम्प्लीमेंटेशन। और सेवंथ स्टेप क्या आती है अपनी, मेंटेनेंस। अब देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में अपन ने ये सब चीजें फेस की है, लेकिन अपने को पता नहीं है। बता देता हूँ कैसे। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाते हैं, या किसी आप ग्रोसरी शॉप पे या कहीं भी जाओगे, कोई भी मोबाइल लेने भी जाओगे ना, तो वहां पे भी आपको ये सारी स्टेप्स मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक की स्टेप्स तो वो कंप्लीट कर चुके होते हैं, इसके नीचे की जो स्टेप होती है वो आप लोग कंप्लीट करवाते हो, ठीक है। जैसे कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, कुछ भी हो, इन सारी स्टेप से होके गुजरेगा ही गुजरेगा। जैसे कि मैं मोबाइल की बात करता हूँ, जब भी कोई मोबाइल बनता है तो सबसे पहले बनने से पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार होती है कि उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स डाले जाएंगे, क्या क्या फीचर्स डाले जाएंगे, ठीक है। कहाँ से वो फीचर्स कैलकुलेट होंगे, उसके अंदर बग्स क्या होगी, उसको डिबग करने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, बग और डिबग समझते हो ना, एरर और एरर फ्री, ठीक है। ये सब करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। ये सब आता है आपका एनालिसिस और फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, डिजाइन। अब डिजाइन के अंदर आप क्या करते हो, वेबसाइट के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, एचटीएमएल पढ़ी होगी, ठीक है। एचटीएमएल इज एन डिजाइनिंग लैंग्वेज, ठीक है, डिजाइन करने का काम करती है। और डेवलपमेंट कौन सी होती है, जो लॉजिक डालने का काम करती है, जो जान डालने का काम करेगी, वो क्या होगी, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो डिजाइनिंग करते हैं सबसे पहले तो। अब डिजाइनिंग दो तरह की होगी, एक तो एचटीएमएल डिजाइनिंग होगी और दूसरी ग्राफिकल डिजाइनिंग होगी, ठीक है। तो कभी भी एचटीएमएल डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल डिजाइनिंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, दो चीजें हैं, एक तो है ग्राफिकल, दूसरी है एचटीएमएल, ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ, जब भी कोई वेब पेज बनता है, वेबसाइट का जब भी कोई पेज बनता है, तो उस वेबसाइट के पेज के बनने से पहले उस पेज की फोटो बनती है, ठीक है। जब भी कोई वेबसाइट का पेज बनता है तो उस पेज के बनने से पहले उसकी फोटो बनती है। वो कैसे बनती है, दूसरे किसी वेबसाइट से कोई कंटेंट आपने ले लिया, डिजाइन ले ली, ठीक है। आप लोग यही तो करते हो, और क्या करते हो, आपको कोई भी काम करना है, जैसे कि सबने बीसीए एमसीए या बीटेक या पीजीडीसीए जो भी कर रखा है, तो आपने अपने प्रोजेक्ट तो किए ही होंगे ना, प्रोजेक्ट सबने किए होंगे आई थिंक। तो प्रोजेक्ट किए होंगे तो कहीं से या तो कॉपी किए होंगे, या खुद बनाया होगा तो कहीं से आइडिया लिया होगा, किसी का स्ट्रक्चर तो कॉपी किया होगा, या न्यू भी बनाया तो थोड़ा बहुत तो कहीं से हिंट लिया होगा ना। तो जहां से भी आप लोग हिंट ले रहे हो उसी को बोला जाता है डिजाइनिंग, ठीक है। जो हिंट लिया आपने उसकी फोटो बनाई, उस फोटो को देख के एचटीएमएल डिजाइनिंग बनाई जाती है, ठीक है। दो तरह की डिजाइनिंग होती है, ग्राफिकल और एचटीएमएल। ये जो होती है किसमें बनती है, फोटोशॉप में। इसके अंदर वो डिजाइनिंग कंप्लीट होती है। ग्राफिकल डिजाइनिंग जो होगी वो किसमें होगी, फोटोशॉप में होगी। और फिर फोटोशॉप का जो पेज बन के आएगा, जो जेपीजी इमेज आपके पास में आएगी या पीएनजी आएगी, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, फिर एचटीएमएल में। उसको देख के क्या बनाया जाएगा, एचटीएमएल बनाया जाएगा, हेडर फुटर, बीच का कंटेंट वगैरह, ये सब हम जो है उसमें मैनेज करेंगे। जब ये वाली स्टेप कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं डेवलपमेंट। बोलते हैं ना वेबसाइट डेवलपर, ऐप डेवलपर, वो क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसके अंदर लॉजिक्स लगाते हैं। ये स्टैटिक बन गई, उस स्टैटिक को डायनेमिक करने का काम कौन करेगा, ये करेगा डेवलपमेंट, ठीक है। डायनेमिक बनाने का काम कौन करेगा, डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट होने के बाद में भाई सारा काम हो गया,
सारा मशीन वशीन सब तैयार हो गई, अपना सॉफ्टवेयर बन गया, सारे काम हो गया, मार्केट में उतार देते हैं। ऐसा नहीं होता है। बनने के बाद में उसको चेक भी तो करोगे। समझ रहे हो? अगर आपने कोई चीज बनाई है और उसको बिना टेस्ट किए आपने मार्केट में उतार दिया और उसके खिलाफ अगर नेगेटिव क्वेरीज आ रही है, तो सीधी सी बात, आपका लॉस है। रिटर्न आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो स्टेप्स फॉलो होती है वो होती है टेस्टिंग। चेक करना पड़ता है। भाई कोई भी चीज आप बनाओगे तो उसको चेक करोगे। जब भी आपके हाथ में कोई नया फोन आता है ना, वो फोन आने से 6 महीने पहले ही लॉन्च हो चुका होता है। मार्केट में नहीं, अपनी कंपनी के अंदर। जब भी कोई नया फोन बनता है तो मार्केट में आने से पहले वो अपनी कंपनी के अंदर लॉन्च होता है। एम्प्लॉयज या टेस्टिंग टीम को दिया जाता है। वो उसको 6 महीने, 7 महीने, साल भर तक उसको यूज करते हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ बग्स ऐसी होती है जो उसी एट हीट ऑफ द मोमेंट अपने को पता नहीं चलती है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसको यूज करते हैं तो उसके अकरेंस हमारे को पता चलते हैं, उसकी एरर्स हमारे को पता चलती है कि इसके अंदर कौन कौन सी कौन कौन से वीक पॉइंट्स है, क्या क्या एरर्स है। ठीक है, जिसको हमको डिबग करना चाहिए। तो टेस्टिंग फेज आता है। अब टेस्टिंग के अंदर बहुत सारी चीजें, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, यूनिट, ठीक है, इंटीग्रेशन, बहुत सारी तरह की टेस्टिंग्स है। ठीक है। अब टेस्टिंग के फेजेस भी बहुत सारे हैं। ठीक है। तो हर एक टॉपिक जो है अपने अंदर बहुत ब्रीफ के अंदर आएगा। ठीक है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। ये हम यहाँ पे होता है यूजर का रोल। जो एंड यूजर होता है वो यहाँ होता है। एंड यूजर का मतलब है उपभोक्ता। उपभोक्ता समझते हो ना? ठीक है, जो उसको यूज करेगा। ठीक है। तो उपभोक्ता जो होता है ना, वो ये काम करवाता है इम्प्लीमेंटेशन का। फोन लेने आप जाओगे, लेकर आए, यूज किया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या दोगे? या तो फीडबैक दोगे या मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मिलता है ना, 1 साल की वारंटी, जिसको आप लोग बोलते हो, वो मेंटेनेंस के अंदर काउंट होता है। चीज समझ में आई? ठीक है। तो वो चीज किस में काउंट होती है? मेंटेनेंस के अंदर काउंट होती है। अब वॉशिंग मशीन लेके आते हो या टीवी लेके आते हो, उसका भी तो मेंटेनेंस होता है ना। साल भर की वारंटी, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम लोग ठीक करके देंगे। ठीक है। तो ये सारे फेजेस है। इन सारे फेजेस के भी सब फेजेस होते हैं, छोटे छोटे फेजेस हैं। सबसे पहले हम फिजिबिलिटी स्टडी की बात करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आ गए देखो। सबसे पहले तो मार्केट एनालिसिस। ठीक है, मार्केट एनालिसिस करोगे। ठीक है। दूसरी चीज आप क्या करोगे? मैचिंग थिंग्स का कलेक्शन करोगे। जो भी से मिलती मिलती जुलती चीजें उनका कलेक्शन करोगे। ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन भी तो बनाओगे, पेपर वर्क करोगे कि भाई ये चीज यहाँ है, इसका पार्ट यहाँ मिलता है, ये चीज यहाँ मिलती है, हमको इससे कांटेक्ट करना चाहिए, या हमारे को इस टीम की जरूरत पड़ेगी, इतने डेवलपर्स, इतने डिजाइनर्स लगेंगे, ग्राफिक डिजाइनर इतने लगेंगे, एचटीएमएल डिजाइनर इतने लगेंगे, टेस्टर इतने लगेंगे। वो सारी चीजें होती है ना। तो वो सारी चीजें हम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तैयार करेंगे। ये तीन चीजें हमारे को क्या करनी होती है? फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर काउंट करनी होती है कि मार्केट के अंदर जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट आया है बनने के लिए, उसकी सिमिलर अगर कोई प्रोजेक्ट मार्केट में है तो उसकी रेट क्या चल रही है। किसी देखो, इस सब्जेक्ट का मेन मोटिव ये है कि आप अपने जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हो या सिस्टम आप बनाते हो, वो कैसे मार्केट में हाई लेवल पे जा सकते हैं, कैसे वो ज्यादा बूस्टअप हो सकते हैं, मार्केट में कैसे छा सकते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। प्लानिंग देखते हैं, प्लानिंग कैसे होती है। ठीक है। अब जैसे कंपनी की मैं बात करता हूँ तो आपके एमआईएस टॉपिक है, एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका कोई लेना देना नहीं है कंप्यूटर से। कंप्यूटर से इसका कोई लेना देना ही नहीं है एमआईएस का, लेकिन ये है। अब ये क्या हेल्प करता है एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? ये आपको कॉमर्स में भी मिलेगा। जिन लोगों ने बीकॉम की है उनके एमआईएस है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, की कंपनी के अंदर लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे कि अगर कोई पेन बनाने की कंपनी है, अगर कोई पेन बनाने की कंपनी है तो वहां पे 3 तरह के लोग होंगे। एक तो नॉर्मल वर्कर होगा, जो ऑपरेशनल लेवल पे काम करेगा, जो मशीन्स को मैनेज करने का काम करता है। उसके ऊपर सुपरवाइजर होता है। फिर उसके ऊपर डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो कंपनी के बॉस होते हैं, या मैनेजर होता है, या सीनियर मैनेजर होता है, कुछ भी होता है। तो तीनों के अंदर जो होता है ना, इंफॉर्मेशन डिवाइडेड होती है। डिवाइडेड होती है भाई। ऑपरेशनल लेवल वाले को ये थोड़ी बताया जाएगा कि हम किससे डील करते हैं। उसको इतना बताया जाएगा कि इस मशीन को ऐसे चलाना है, इतने पार्ट्स निकालने, इतने पीसेस निकालने हैं, बस। स्ट्रेटेजिक लेवल की इंफॉर्मेशन देनी है, ऑपरेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद आता है
MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, जो ऑपरेशनल लेवल से निकल के जो डेटा आएगा वो किस में आएगा, MIS के अंदर आएगा, ठीक है। कि वहां पे हम कैसे, कौन कौन से लोग कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं, कौन सी टीम क्या बना रही है, कौन सा पेन का ढक्कन बना रहा है, कौन सा पेन की निब बना रहा है, कौन सा पेन की बॉडी बना रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है डिसीजन मेकर, कि कितने पीसेस बनवाने हैं, वर्कर्स की सैलरी, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसको बोलते हैं। सिर्फ वो क्या काम करते हैं, डिसीजन लेने का काम करते हैं। उनको मतलब नहीं है कि कितने पेन बन रहे कितने नहीं बन रहे, उनको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो डिसीजन मेकर जो होते हैं, ऐसे 3 लेवल के अंदर अपने पास में MIS होता है। ये भी इसका एक फेज है MIS भी, ठीक है। लेकिन ये SDLC के अंदर काउंट नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ काम किया जाता है कंपनी लेवल के ऊपर, ठीक है। तो ये भी है आप लोगों के। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। DFD CFD, कंट्रोल फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, बता देता हूँ क्या होता है। दो टर्म है, DFD और CFD। सिलेबस के अंदर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है DFD और CFD, बता देता हूँ। DFD क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। दूसरी चीज है CFD, कंट्रोल फ्लो डायग्राम। अब दोनों में फर्क क्या है फ्लो चार्ट ही है, फ्लो चार्ट ही, फ्लो चार्ट के ही पार्ट्स हैं ये, DFD और CFD, डेटा फ्लो डायग्राम और कंट्रोल फ्लो डायग्राम, नाम से समझना। डेटा फ्लो डायग्राम बताता हूं। सपोज करो एक एप्लीकेशन है जोमेटो, जोमेटो एप्लीकेशन है, जोमेटो की बात करते हैं। तो उसके अंदर वर्किंग कैसे होती है, आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करते हो, कैसे करते हो, आपने जो डेटा सेव किया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वही डेटा फैच होके आता है लॉगिन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, क्रॉस चेक करते हैं ना लॉगिन के अंदर। उसके बाद में आप लोग क्या करते हो, कोई भी फूड ऑर्डर करना है, ऑर्डर करोगे तो ऑर्डर होने के बाद में पहले तो वो जाएगा आपके पैनल पे, पैनल से जाएगा जोमेटो कंपनी के मीडिएटर के पास, मीडिएटर से जाएगा रेस्टोरेंट के अंदर, बताता ना योर ऑर्डर इज बीइंग प्रिपेयर्ड, बन रहा है, एक्सेप्टेड, योर ऑर्डर हैज बीन एक्सेप्टेड, फिर उस तरफ जाता है। फिर उसके बाद में वो पेमेंट देखता है कि कैश ऑन डिलीवरी है या प्रीपेड है। तो दो सेक्शन हो गए ना। अब दो सेक्शन हो गए, अगर प्रीपेड है तो अमाउंट पहले जमा होगा, कैश ऑन डिलीवरी है तो अमाउंट वेटेड रहेगा, ये चीज रहती है। प्रीपेड होने के बाद में डिलीवरी बॉय सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा नियर बाय डिलीवरी बॉय जो इस डिलीवरी को कंफर्म करेगा, सक्सेसफुल करेगा। फिर जब फूड प्रिपेयर्ड हो जाता है तो डिलीवरी बॉय वहां से पिकअप करता है, तो उसकी लोकेशन भी हमारे पास में आती है कि योर ऑर्डर हैज बीन पिक्ड अप एंड इट विल बी डिलीवर्ड शॉर्टली, ठीक है। फिर जैसे डिलीवरी बॉय हमारे पास में आता है, सारी लोकेशन दिखाता है कि डिलीवरी बॉय कहाँ है, सारा जो उसके अंदर है GPS रहता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, हमारे पास में आता है, डन करता है, डन करते ही अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो पेमेंट मांगेगा, यही होता है। तो एक मैनेज्ड सिस्टम है ना, डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर यही चीज दिखाई जाती है कि किस तरीके से डेटा जा रहा है, ठीक है। कैसा डेटा कौन सा डेटा किचन में जाएगा, कौन सा डेटा काउंटर पे आएगा। किचन में कभी भी ये नहीं जाएगा कि कितने रुपए का ऑर्डर है, सिर्फ ये जाएगा कि क्या बनाना है, यही होता है। भाई अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आप उसको ये थोड़ी बोलोगे 200 रुपए की दाल बना देना, दाल बना देना, इतना ही बोला जाता है ना। लेकिन जो ऑपरेशनल लेवल की चीजें वो तो आप अपने तक रखोगे, फाइनेंशियल जो भी लेवल की चीजें। तो MIS के अंदर भी यही तीनों चीजें जो होते कंफर्म होती है। तो DFD का सबसे बड़ा रोल यही रहता है कि डेटा किस वे के अंदर किस तरफ फॉलो होगा और कौन से वाले लेवल पे हमको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, DFD का ये रोल रहता है। दूसरा रहता है कंट्रोल फ्लो डायग्राम। अब कंट्रोल फ्लो डायग्राम का क्या रोल है, DFD को बनाने के लिए जो मेन हेल्पफुल थिंग होती है वो CFD होती है, कंट्रोल फ्लो डायग्राम। डेटा तो देना है, कितना देना है, ठीक है। कौन से वाले स्ट्रक्चर को कितना डेटा प्रोवाइड किया जाएगा कि उसका ऑपरेशन कंप्लीट हो सके, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया किचन के अंदर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देनी है कि उसको बनाना गया, उससे उसको यूजलेस थिंग देने से कोई मतलब नहीं है। अगर उसको मैं अमाउंट की इंफॉर्मेशन दे दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। भाई यूजलेस थिंग दे दी थी ना मैंने उसको, उससे तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, उससे तो अपने को मतलब है। तो कंट्रोल डेटा को कितना फ्लो करना है, कौन से वाले लेवल की तरफ कितना डेटा फ्लो करना है, कितना डेटा उस लेवल को देना है, ठीक है, वो CFD के अंदर देखा जाता है। क्लियर है। इन दोनों को मिला के ही बनती है डॉक्यूमेंटेशन। अब इसमें ही एक लेवल आता है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जब भी जो एंड यूजर होता है, कोई मिठाई की दुकान वाला है, उसको बिलिंग सिस्टम बनवाना है, तो बिलिंग सिस्टम उसको मतलब है बिलिंग सिस्टम से, उसको मैं डॉक्यूमेंटेशन ले दे दूंगा, बहुत बड़ी फाइल लो सर, इसके अंदर कोडिंग वोडिंग सब लिखी हुई है, आप आराम से चेक कर लो, वो अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा।
उसको पता ही नहीं है कोडिंग क्या होती है, उसको मतलब ही नहीं है कोडिंग से, उसको किससे मतलब है, बिलिंग सिस्टम से, उसको बना बनाया बिलिंग सिस्टम चाहिए, उसको ना तो सीएफडी से मतलब है, ना उसको डीएफडी से मतलब है, उसको डॉक्यूमेंटेशन से भी मतलब नहीं है, उसने तो जो ऑर्डर दिया है उसको तो वो चाहिए। ठीक है, तो कितना कहाँ देना है वो सारा काम कौन करेगा, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सीएफडी करेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन इज एन रियल एंटिटी थिंग जो क्या काम करती है, किसी भी प्रोजेक्ट को एक स्ट्रक्चर देने का काम करती है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी काम हुआ है वो सारा होता है कि हमने क्या काम किया है, किसने क्या काम किया है, अगर टेस्टिंग गलत हुई है तो टेस्टिंग के लिए कौन सा बंदा रिस्पॉन्सिबल है। एक पूरी बहुत बड़ी टीम होती है तो सारी टेस्टिंग टीम थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होगी, जिससे जो गलती हुई है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। भाई व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की है तो भाई तुम रिस्पॉन्सिबल हो, ब्लैक बॉक्स के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, यूनिट के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, अलग अलग चीजें होती है। नेक्स्ट आता है आपका एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस से क्या मतलब है मेरा, अब एनालिसिस जो करेगा वो कौन होगा, सबसे पहले तो वो जानना, अभी मैंने बताया था, जो एनालिसिस करेगा वो कौन होगा, एनालिसिस्ट होगा। एनालिसिस्ट, एनालिसिस को करने के लिए एनालिसिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए एनालिस्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एनालिस्ट, एनालिस्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि एनालिस्ट क्या काम करता है, जितनी भी थिंग्स है उनको ग्रैब करने का काम करेगा, चाहे वो रियल एंटिटी हो चाहे वो थॉट्स हो। ठीक है, थॉट्स को भी ग्रैब करने का काम करता है, मार्केट में क्या चल रहा है, कितना, अगर ये प्रोजेक्ट मार्केट में उतारते तो कितना काम करेगा, है ना। अब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक बेटा का नाम सुना है, फेसबुक बेटा, इंस्टाग्राम बेटा, व्हाट्सएप बेटा, पबजी मोबाइल लाइट, पबजी लाइट, ये तो सुना होगा। ठीक है, तो फर्क क्या है, बेटा वर्जन बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है जब कोई प्रोजेक्ट हमको मिलता है और उसकी डेडलाइन है 30 दिन की और वो प्रोजेक्ट है 60 दिन का, कोई काम आपको मिला है वो काम 10 दिन का है, मैं आपको बोलूं मेरे को तो एक दिन में करके दो, होता है ना, भाई मेरे को तो एक दिन में चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसका छोटा रूप निकालते हैं कि इसके अंदर जो यूजफुल फीचर्स है वो तो हम दे देते हैं, जो एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे हम धीरे धीरे डालते रहेंगे और उसको अपडेट करते रहेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, अगर जो लोग पबजी खेलते हैं उनको बता देता हूँ, या जो फेसबुक वगैरह यूज करते हैं उनको भी बता देता हूँ। बेटा वर्जन हम कब यूज करते हैं, जब हमारे फोन की कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि हम ओरिजिनल वर्जन यूज कर सकें, ये यही करते हैं ना हम लोग। ठीक है, लाइक किसी के मोबाइल में पबजी मोबाइल नहीं चलता, 512 MB की रैम है, पता नहीं कौन से जमाने का मोबाइल लेके बैठा है। ठीक है, तो उसके पबजी मोबाइल तो चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, लाइट चलाएंगे। लाइट चलाएंगे, क्यों चलाएंगे, खेलने से मतलब है, फीचर्स मिले ना मिले। ठीक है, तो बेटा वर्जन तभी यूज किया जाता है। अब बेटा वर्जन क्यों यूज करते हैं, कम टाइम के अंदर यूजफुल थिंग्स को प्रोवाइड करवाना, ताकि कस्टमर जो है वो क्या नहीं हो, डिसअपॉइंट ना हो, उसकी जो नीड्स है वो कंप्लीट कर सकें, जो बेसिक नीड्स है वो हम कंप्लीट कर सकें, वो बेटा वर्जन के अंदर आती है। ठीक है, तो एनालिसिस के अंदर ये चीजें ग्रैब की जाती है कि टाइमलाइन क्या है, मतलब एक्चुअल टाइमलाइन क्या है और डेडलाइन क्या है, दोनों चीजें मैच की जाती है। एक तो होता है टाइमलाइन और एक होता है डेडलाइन। डेडलाइन कौन डिसाइड करता है, कंज्यूमर। टाइमलाइन कौन डिसाइड करता है, डेवलपर। अब डेवलपर एनालिसिस्ट भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पोस्ट नहीं होती है, एनालिस्ट की पर्टिकुलर पोस्ट नहीं होती, टेस्टिंग एनालिसिस्ट भी होता है, डेवलपर एनालिसिस्ट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो एनालिसिस्ट तो कोई भी हो सकता है। तो टाइमलाइन तो जो डिसाइड करेगा वो डेवलपर डिसाइड करेगा, जो डेडलाइन होगी वो कौन डिसाइड करेगा, कंज्यूमर। ये तो पता है ना, भाई मैं बोल दूं मेरे को तो 10 दिन में प्रोजेक्ट चाहिए, अब डेवलपर को पता है 10 दिन में बनेगा ही नहीं, लेकिन वो बोलते हैं हाँ सर दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, तो 10 दिन के अंदर वो उसको क्या ग्रैब करके देगा, बेसिक यूजफुल थिंग्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बेटा वर्जन, BETA। ठीक है, बेटा वर्जन होता है, बेसिक यूजफुल थिंग्स इसके अंदर होती है, उसको बेटा वर्जन बोला जाता है। ठीक है, अब समझ में आई चीज। फिर जैसे जैसे उसकी टाइमलाइन नजदीक आती है, डेडलाइन तो हो गई कंप्लीट, 10 दिन का टाइम था, 10 दिन में तो बनता ही नहीं, तो जैसे जैसे टाइमलाइन पास आती है हम क्या करते जाते हैं, धीरे धीरे उसके अंदर अपडेशंस करते जाते हैं कि जो और एडिशनल थिंग्स है बेसिक के अलावा, जो उसको और फीचर्स उसको मिल सकते हैं उसके अंदर, हम क्या करते रहते हैं, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। यही होता है, लाइक जैसे किसी भी चीज का अपडेट क्यों आता है, उसका रीजन,
है ना। जब भी कोई अपडेट आता है तो पुरानी वाली चीज से कुछ नया उसके अंदर आता है। और मोस्टली तुम्हारे को प्ले स्टोर के बाद जब भी अपडेट मिलेगा ना, तो उसमें एक चीज जरूर मिलेगी, प्रीवियस इश्यूज, है ना, और न्यू इम्प्रूवमेंट्स। ये दो चीजें तो मिलती है जब भी हम किसी ऐप को अपडेट करते हैं। लाइक अपडेट दिखा रहा है, अपडेट पे क्लिक करोगे तो ऐसे जरूर लिखा हुआ आएगा फिक्स न्यू इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, होता कुछ भी नहीं है लेकिन अपडेट करते हैं तो कुछ माइनर थिंग, मतलब अगर एक वर्ड भी चेंज करना होगा ना उनको, तो वो क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। अब ये कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला? हम दो तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, एक तो नेट से चलता है, एक विदाउट इंटरनेट चलता है। नेट वाला जो सॉफ्टवेयर है वो ही आपको हमेशा अपडेट की रिकमेंडेशन देगा। जो ऑफलाइन है वो कभी आपको अपडेट की रिकमेंडेशन देगा ही नहीं। अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है जो नेट से नहीं चलती, होता है ना, कुछ नोटबुक हमने इंस्टॉल कर ली, अब वो नेट से थोड़ी चलेगी, लेकिन उसके अंदर कोई अपडेट आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जो टोटली इंटरनेट पे बेस्ड है, तो वो इंटरनेट से ही चलेगी। अब उसके अंदर कुछ अपडेट आ गया, आपने उसकी टाइमलाइन से पहले उसको अपडेट नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन चलना बंद हो जाती है। जैसे व्हाट्सएप की बात करता हूँ, शायद लास्ट ईयर ही हुआ था कि एक महीने के लिए अपडेट करने को बोल रहा था, अपडेट कर लो, अपडेट कर लो, अपडेट कर लो। हमने अपडेट नहीं किया, एक महीना हो गया, एक महीने तक वो बोलता रहा, एक महीने नहीं किया तो अपने आप वो बंद हो गया। फिर हमको उसको अपडेट करना पड़ा। तो रियल एंटिटी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इसी पे काम करते हैं। अब सॉफ्टवेयर्स भी कई तरीके के हैं, पढ़ोगे ना तो तुमको पता चलेगा। मैन मेड, ऑपरेशनल, ठीक है, एडेप्टिव, प्रोडक्टिव, नॉन एडेप्टिव, ठीक है, रियल एंटिटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, फेक एंटिटी प्रोजेक्ट्स, ऐसे बहुत सारे कई तरह के टर्म्स है, सॉफ्टवेयर है। तो ओवरव्यू है एक तरह का, ठीक है, छोटी छोटी चीजों का। हर एक चीज अपने आप में बहुत बड़ी बुक लेके चल रही है, लेकिन हमारे को उतना डीपली जाना नहीं है। ठीक है, जैसे कि फीजिबिलिटी स्टडी, तो फीजिबिलिटी स्टडी का पूरा चैप्टर है, सेट के अंदर देखोगे तो पता चलेगा, बुक को देखोगे तो पूरा चैप्टर है सेट का, फीजिबिलिटी स्टडी का। एनालिसिस का पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो ऐसे खुद के अपने आप में चैप्टर्स है। तो हमको डेप्थ में नहीं जाना है, बेसिक बेसिक थिंग्स ग्रैब करनी है। कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, तो एक तुमको मैं एक राय देता हूँ। सीबीएच पब्लिकेशंस का नाम सुना है? सीबीएच पब्लिकेशंस, सीबीएच पब्लिकेशंस की बीसीए की बुक आती है, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। सीबीएच पब्लिकेशंस की सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के नाम से ही आएगी, या सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन के नाम से आएगी। एसई का मत कर लेना, एसई ये मत कर लेना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नहीं तो पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे। शायद 700-800 पन्नों की तो बुक ही आएगी, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे को चाहिए ये वाली, ठीक है, सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन। सॉफ्टवेयर आ जाएगा, सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, इसकी बुक डाउनलोड कर लेना, बहुत बेसिक थिंग्स मिल जाएगी। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हारे को मैं एक चीज बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी है मेरी। मतलब तुम्हारे सामने अगर कोई ऑब्जेक्टिव आएगा भी ना, चाहे वो आज तक नहीं आया हो, वो भी तुम सॉल्व कर दोगे, इतनी गारंटी है मेरी। और ये बुक है मात्र 10 दिन की, 10 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक चैप्टर एक दिन में भी खत्म करोगे ना तो 10 दिन में खत्म है, और चैप्टर आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, इतनी गारंटी है। समझ रहे हो? जितना मैं समझाऊंगा ना, जो मैं समझाऊंगा उस बुक से बाहर कुछ नहीं होगा। बहुत इजी है, बहुत, ग्रामर भी उसकी बहुत इजी है, इंग्लिश में होगी लेकिन ग्रामर बहुत इजी है। सिंपल थिंग्स है जो हम रियल लाइफ के अंदर यूज करते हैं। अगर कोई अपना कारोबार खोल के बैठा है तो उसको पता है कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजें उसमें है जो वो कर चुका है। आप लोग किसी कंपनी में जॉब करके आए हो तो आपको वो सारी चीजें वहां मिलेगी जो आप कर चुके हो, वो सारी चीजें आपको वहां ऑटोमेटिकली मिलेगी जो आप सब कर चुके हो। रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखोगे तो उसको, ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, ये इंस्टॉल कर लेना।